नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, समझ गए बात। आप नेशनल हेल्थ की बात कर रहे हैं। देखिए, ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे। हम चुप नहीं होने वाले हैं। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहिए कुछ भी कर दें। कोई फर्क नहीं पड़ता। छोड़ने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे। मतलब बीजेपी संबित पात्रा कह रहे हैं कि भागने नहीं देंगे और रण की बात कर रही है, लड़ाई की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे। हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, समझ गए बात। कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, जो सुनिए बोलने दीजिए, ठीक है। जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, ये आज के राहुल गांधी नहीं है। ये शुरुआत से लेके जो राहुल गांधी का रुख है नेशनल हेराल्ड मामले पर, वो है। दरअसल आज मैं समझा कि अभी रविवार को जो कांग्रेस की महारैली हुई थी, क्यों राहुल गांधी ने बड़े जोरों शोरों से कहा था कि हम सच के सहारे बीजेपी को, मोदी शाह को, संघ को हराएंगे। क्यों राहुल गांधी को सच पर इतना भरोसा है? क्यों लगता है राहुल गांधी को कि जिसके साथ सच है वो कोई भी लड़ाई जीत सकता है? उसका आज पुख्ता सबूत राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली की अदालत ने दे दिया, जब नेशनल हेराल्ड मामले पर कोर्ट ने संज्ञान लेने तक से इनकार कर दिया। बताइए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और बाकी लोगों को दोषी मानना तो दूर की बात, मामले का संज्ञान लेने तक इनकार कर दिया कि उस लायक है ही नहीं। वो ईडी का मामला, वो नेशनल हेराल्ड का मामला, जिसको लेकर पिछले 15 साल से, या 12 साल कह लीजिए, आप 10 साल कह लीजिए, लगातार बीजेपी एक ही इल्ज़ाम लगाती थी। प्रधानमंत्री से लेकर एक छुटभैया बीजेपी नेता तक सब लगातार एक बात कहते थे कि जमानत पर छूटे हुए माँ बेटा, जमानत पर घूम रहे माँ बेटा। ये एक ऐसा मामला था जिसको लेकर आज अदालत ने न सिर्फ बीजेपी के मुंह पर तमाचा मारा है, बल्कि राहुल गांधी की सच की ताकत को भी और ताकत दी है। When I started arguing the case, after that, in the arguments I had told the court that this is a very weird case where there is not a millimeter movement of money, not a millimeter movement of immovable property. All the properties remain with AJL, and yet there is money laundering. AJL is now owned 90% by another company, Young India. That is all that has happened. Not-for-profit companies are made every time to make one company debt-free. Every corporate in India is doing it. To make my company debt-free, I can have a transfer of shares. But Young Indian Company is a very remarkable company. It's a not-for-profit company where all the directors, Kharge ji, Sonia ji, late Motilal Vora ji, etc., etc., not one of them can get 1 paisa dividend, even if they want to give a dividend. They can get no profit. They can get no dispersal. They get no car, building, staff, nothing. And there is money laundering. So today the judgment is significant because cognizance is the lowest form of dealing with a case. It is very easy to take cognizance of a case. It means that the case is not worth taking cognizance of. And here you see the amount of the halla gulla shor machaya hai. BJP has made a superstructure of exaggeration. So do you think there is a motive behind this Delhi police FIR? Delhi police FIR is a subsequent development intended to cure, supposedly to cure the defect I pointed out when I argued the matter, because there was no FIR earlier by the Delhi police. दरअसल आज जीत सिर्फ सच की नहीं हुई है। यह जो कांग्रेस कह रही है सत्यमेव जयते, मामला वहीं तक नहीं है। दरअसल राहुल गांधी को आज के इस पल का बहुत दिनों से इंतजार था। राहुल गांधी इसी घड़ी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो तो जानते शुरू से थे कि यह मामला सिर्फ और सिर्फ उन्हें और उनकी मां को बदनाम करने के लिए बनाया गया है, वरना इस मामले में है कुछ भी नहीं। इसीलिए तो राहुल गांधी का जो शुरू में मैंने पुराना बयान सुनाया, वो इंतजार थे कि किस दिन इस मामले में अदालत
अपना फैसला देती है या कुछ आगे बढ़ता है। जिस दिन अदालत में मामला गिरना था, राहुल गांधी जानते थे उनके हाथ में उस दिन ऐसा हथियार आएगा कि यह हथियार बीजेपी को निस्तो नाबूद करने के लिए, इस देश की सत्ता से बेदखल करने के लिए बहुत कारगर साबित होगा। वह हथियार यह है कि राहुल गांधी की लड़ाई बीजेपी के खिलाफ आज से नहीं, 2014 से, जब पूरी कांग्रेस उनके साथ नहीं थी, वो अकेले थे तब भी और आज भी एक ही है। सबसे बड़ा मुद्दा वो है भ्रष्टाचार का। वो जो मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, राहुल गांधी वहीं समझ गए थे कि इसका मतलब पर्दे के पीछे बहुत बड़े बड़े खेल होंगे और राहुल गांधी उसी को एक्सपोज करना चाहते थे। इसलिए राहुल गांधी राफेल पे मुद्दा उठाया, किसी ने साथ नहीं दिया। राहुल गांधी अदानी के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, साथ नहीं मिलता, कोई बात नहीं। राहुल गांधी स्पाईवेयर का मामला उठाते हैं, पेगासस का, कोई साथ नहीं देता। राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर में जेट्स गिरने का जो है मामला उठाते हैं, कोई साथ नहीं देता, लेकिन वो खड़े हैं। राहुल गांधी वोट चोरी का मामला उठाते हैं और खड़े रहते हैं। सब जगह भ्रष्टाचार, ऊपर से लेकर नीचे तक दुनिया भर का भ्रष्टाचार है। बिना भ्रष्टाचार के सारी चीज़ें संभव नहीं है, ये आम आदमी भी समझता है, लेकिन बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता। हिम्मत सिर्फ एक आदमी करता है, उसका नाम है राहुल गांधी, क्योंकि उसको मालूम था कि सच्चाई है। उसको मालूम है कि एक दिन वो जो कह रहे हैं वो सब बातें सच साबित होंगी। लेकिन एक जगह पर वो बैकफुट पे चले जाते थे, वो होता था कि उन पर जो मामला चल रहा है वो भी मामला भ्रष्टाचार का है और बीजेपी लगातार उनके सारे नैरेटिव को ये बात कहकर ध्वस्त कर देती है कि ये तो खुद दोनों माँ बेटा जमानत पर है। आज अदालत का सिर्फ ये कहना कि ये मामला संज्ञान लेने लायक है ही नहीं, इतनी सी लाइन ने राहुल गांधी के सिर से बोझ तो बहुत बड़ा उतारा ही, लेकिन उनका जो अब तीर है, उनके जो बाण है, उनका जो अटैक है, वो इतने शार्प होंगे कि बीजेपी के लिए अब सहन करना आसान नहीं होगा। और बीजेपी की दिक्कत ये है कि जब भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठेगा, राहुल गांधी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएंगे, तो अब जवाब देने के लिए वो शील्ड नहीं है जहां वो कहते थे कि ये तो खुद जमानत पर रिहा है। क्या क्या बीजेपी के नैरेटिव थे, किस्मत ने और राहुल गांधी की मेहनत ने और उनके दृढ़ विश्वास ने ध्वस्त किए। हजारों हजार करोड़ से बनाया गया एक पप्पू नाम का कैरेक्टर राहुल गांधी को जितना नुकसान पहुंचा सकता था पहुंचाया, लेकिन राहुल गांधी की एक यात्रा ने साबित कर दिया पूरी दुनिया के सामने कि दरअसल जिन्हें पप्पू कहा जाता था वो शख्स तो इन सब पप्पुओं का बाप निकला। दूसरा, भ्रष्टाचारी माँ बेटा, जमानत पर रिहा माँ बेटा। अब अदालत ने तमाचा मारा, अब क्या करोगे? ना पप्पू बोल सकते हो, ना नॉन सीरियस पॉलिटिशियन बोल सकते हो, लीडर ऑफ अपोजिशन है, भ्रष्टाचार के मामले से मुक्त हो चुके हैं। अब क्या करोगे? अब कौन सा नया बहाना ढूंढोगे राहुल गांधी के बारे में कुछ नैरेटिव खड़ा करने का? पिछले 12 साढ़े 12 सालों से टीवी डिबेट्स हो रही हैं, हेडलाइन बनाई जा रही हैं, सुर्खियां बटोरी जा रही हैं, लोगों का ध्यान बाकी तमाम मुद्दों से हटाकर नेशनल हेराल्ड पर क्यों लाया जा रहा है? कभी पूछिए आप? अभी जब हम यहां बात कर रहे हैं तो संसद में चल रहा है, एक चर्चा चल रही है, डिबेट्स चल रही हैं कि महात्मा गांधी के नाम से जो स्कीम है, महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है। यह सब कुछ जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी हो या नेशनल हेराल्ड हो, यह सब स्मृति चिन्ह है उस लंबे संघर्ष के जिसकी वजह से हमें और आपको आजादी मिली। आपको पता होगा कि नेशनल हेराल्ड पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया था और आज ये वही लोग जो उस वक्त मुखबिरी की साजिशें रचते थे, आज फिर नेशनल हेराल्ड के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। ये साजिशें इसलिए रची जा रही हैं। पवन खेड़ा की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। आप देखिए, अभी ये शुरुआत है, इस शुरुआत का अंजाम 29 में अब आपको देखने को मिलेगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस अदालत के फैसले ने
जो मुश्किल में बीजेपी को खड़ा कर दिया है ना, उस मुश्किल से बीजेपी आसानी से नहीं निकल पाएगी। अरे मैं खुद जानता हूं, कम से कम 95% बीजेपी के नेता तो ये सोच के बैठे थे, ये समझ के बैठे थे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो चौथ राहुल गांधी जेल तो जाएंगे। इस मामले में, नेशनल हेराल्ड के मामले में जेल तो जाएंगे, सबको ये उम्मीद थी। बल्कि आपने देखा होगा बीजेपी के लोग तो सोशल मीडिया पर बाकायदे कैंपेन चलाते थे, सरकार से अपील करते थे कि राहुल गांधी को जेल में क्यों नहीं डाल देते, ईडी उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करती है। अब क्या होगा, अब उनका क्या होगा, वो ईडी ऑफिसर जिन्होंने ये सारा मामला खड़ा किया है, उन ईडी ऑफिसर्स का क्या होगा जिन्होंने 55 घंटे राहुल गांधी को बिठाया और मेरे ख्याल से 40-50 घंटे सोनिया गांधी को ग्रिल किया। अब उनका क्या होगा। इस वक्त उनकी सिट्टी बिट्टी गुम होगी। चलिए, ये तो खैर पर्सनल लेवल पे, राजनीतिक लेवल पे राहुल गांधी अब जब बीजेपी प्रहार करते नजर आएंगे, अब आप देखिएगा एक अलग ही राहुल गांधी नजर आएंगे। वो बेशक दिखाएंगे ऐसा कि उन्हें पहले से मालूम था कि यही सब होगा, लेकिन सच्चाई ये है तो वो भी इंसान, हम भी इंसान हैं। हमारे ऊपर भी जैसे हमको मालूम होगा कि हम सच्चे हैं, लेकिन फिर भी अगर अदालत की कोई तलवार लटक रही है तो हर इंसान को एक प्रॉब्लम, एक टेंशन तो रहती है। लेकिन जब अदालत से क्लीन चिट मिल जाती है ना, अदालत से क्लीन चिट मिल जाए, उससे बड़ा कोई राहत की बात होती नहीं है। और दूसरी बात, जब आदमी को सिर्फ बदनाम करने के लिए, पर्सनल खुंदक निकालने के लिए टारगेट किया जाता है ना, जब वो इंसान जिसे टारगेट किया जाता है जब उस अटैक से बाहर निकलता है तो वो डबल खतरनाक होता है। डबल खतरनाक इसलिए भी होंगे राहुल गांधी क्योंकि अब वो जानते हैं कि इस वक्त दौर भी है, वक्त भी है, नज़ाकत भी है, सब कुछ उनके साथ है। इस वक्त लोहा बहुत गर्म है। अगर अब की बार राहुल गांधी ने हथौड़ा नहीं मारा तो 29 में फिर मुश्किल हो जाएगा। और 29 में अगर सरकार नहीं गई है, नहीं पलटी, तो सच में अभी जितना कुछ तीसरी टर्म में मोदी सरकार कर रही है, इस देश में डिक्टेटरशिप आने से कोई नहीं रोक सकता। अरे जो सरकार नेहरू से आगे निकल कर महात्मा गांधी का नाम मिटाने पर आ गई हो, जो सरकार महात्मा गांधी को इस देश के इतिहास से धीरे धीरे किनारे करने पर लग गई हो, तो उस सरकार से आप क्या उम्मीद करोगे कि 29 में अगर जीतती है, फिर सत्ता मिलती है, तो क्या इसी सिस्टम से चलते रहेंगे? चुनाव आयोग जिसके घर का एक तरह से कहो पर्सनल असिस्टेंट टाइप काम करता हो, जहां पर अदालतों पर से लोगों का विश्वास नहीं रहा हो, जहां जांच एजेंसी एक पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही हो, वहां पर अगर इस बार भी चूके तो बहुत लंबी लड़ाई इस देश को आज़ादी की लड़नी पड़ेगी। जी हाँ, मैं आज़ादी की लड़ाई इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डिक्टेटरशिप से निकलने के लिए जिन जिन देशों ने संघर्ष किया है, आप उनका इतिहास देखिए कि उनका संघर्ष कितना लंबा चला है और उस संघर्ष में उन्होंने क्या क्या गंवाया है। और यही बात राहुल गांधी इस देश को समझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। वो जो कहते हैं ना कि मैं देश को बचा कर रहूँगा, वो देश को क्या मतलब किसी अडानी अंबानी या इससे बचाने की थोड़ी बात कर रहे हैं। वो यही बात करते हैं कि इस देश को मैं दोबारा गुलाम होने से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं बचा कर रहूँगा। क्योंकि अगर डिक्टेटरशिप यहाँ पर आ गई तो वो भी एक तरह की गुलामी है। आज हमारे आपके कितने ही अधिकारों को कर्टेल करने की सरकार कोशिश कर रही है। संचार साथी जैसी ऐप हम पर लादने की कोशिश की जा रही थी। मैं एक चीज़ और कहूँगा, आज अगर हम बचे हुए एक वोकल ऑपोजिशन लीडर, तो उसका बहुत बड़ा कारण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर राजीव गांधी और मनमोहन सिंह की दूरदर्शिता नहीं होती और हम इंटरनेट युग में नहीं होते, हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे नहीं होते, ये दुनिया भर की कंपनीज अगर भारत में नहीं होती, तो अब तक हम डिक्टेटरशिप में जा चुके होते। कितनी ही बार ये जो
मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जो विदेशों की कंपनियां भारत में हैं, चाहे वो टेलीकॉम में है, चाहे वो आईटी में है, चाहे वो मोबाइल में, किसी में भी है, कितनी बार इनकी वजह से सरकार के इरादों पर पानी फिरा है। ये अपनी जगह पर खड़ी रही हैं और सरकार जानती है कि इनको नाराज़ करना आसान नहीं है। अगर इस देश में गूगल, यूट्यूब और ये जो इंटरनेट है या बाहर से आने वाले एप्पल वगैरह, जो मोबाइल फ़ोन प्रोवाइडर वगैरह ये सब है, ये नहीं होते, सब कुछ देसी होता चीन की तरह, तो हम और आप ऐसे बात कर सकते थे? सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसी चीज़ को बचाए रखने की लड़ाई वो शख्स लड़ रहा है जिसका नाम है राहुल गांधी। मैं राहुल गांधी का फैन नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी का मुरीद नहीं हूँ, लेकिन मैं उस शख्स की बातों का मुरीद हूँ, मैं उस शख्स के मुद्दों का मुरीद हूँ, मैं उस शख्स की हिम्मत का मुरीद हूँ। बस ये फ़र्क है एक अंधभक्त में, एक गोदी पत्रकार में और एक हम जैसे पत्रकार में। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से हमारे वीडियो को बहुत मदद मिलती है। हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी राय बेहद ज़रूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़ के गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।